खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। SC/ST कानून में बदलाव के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुलाया गया भारत बंद और उसके बाद हुई जबरदस्त हिंसा अब तक 12 लोगों की जान ले चुकी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 8 और राजस्थान और यूपी में 2-2 लोगों की जान गई। वहीं आज SC/ST एक्ट में बदलाव के मसले पर सरकार की रिव्यू पिटीशन की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह साफ कहा गया कि जो लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने शायद अदालत का फैसला पढ़ा भी नहीं होगा। अदालत एक्ट के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ बेगुनाह लोगों को लेकर चिंतित है, परेशान है। उन्हें जेल नहीं भेज सकते। अदालत ने सरकार से पूछा भी कि सरकार क्यों चाहती है कि बिना जांच के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। कांग्रेस कह रही है कि पहले बीजेपी के लोग बंगाल और बिहार में देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने की कोशिश कर रहे थे और अब दलितों की नाइंसाफी के आधार पर वोट बटोरना चाहते हैं। उधर बीजेपी और सरकार कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के साथ साथ एसपी और बीएसपी पर लोगों को भड़काने और उकसाने का आरोप लगा रही है। बड़ा सवाल यह है कि दलितों के आंदोलन के नाम पर ले ली गई इन 12 मौतों, 12 जानों का जिम्मेदार कौन है? यह आंदोलन सरकार के खिलाफ है या देश की सबसे बड़ी अदालत के खिलाफ? और आखिर जात पात और मजहब के नाम पर बार बार मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश कर कौन रहा है? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कौन कर रहा है मुल्क में हिंदू मुस्लिम की सियासत? कहीं राम के नाम पर वबाल तो कहीं जात के नाम पर तशद्दुद। तहरीक की आड़ में किसने किया फसाद? मजहब के नाम पर कौन कर रहा है मुल्क का माहौल खराब? SC/ST एक्ट में बदलाव की मुखालिफत में पीर के रोज दलित तंजीमों के मुल्क गिर बंद के दौरान कई रियासतों में मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। कई जगहों पर बंद के दौरान भड़के तशद्दुद ने खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया। मुताद्दिद हलाकतें हुई, कई अफराद जख्मी भी हुए, करोड़ों के अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचा। कम से कम 100 ट्रेनों की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई। यही नहीं, पीर को हुए तशद्दुद के जवाब में मंगल के रोज राजस्थान के करौली में भीड़ ने 2 दलित लीडरों के घरों को निशाना बनाया। बताया जाता है कि भीड़ ने मौजूदा रुकने असेंबली राजकुमारी जाटव और साबिक रुकने असेंबली भरोसी लाल जाटव के घरों में आग लगा दी। मुल्क के दीगर इलाकों में हालात कशीदा मगर काबू में बताए जाते हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता दिनों बंगाल और बिहार फिरकावाराना फसादात की जद में रहे। रामनवमी के मौके पर बिहार के औरंगाबाद से तशद्दुद की शुरुआत हुई थी। इसके बाद कई अजला में तशद्दुद की वारदातें हुई थी। खास बात यह रही कि इंतजामिया की जानिब से चाबुकदस्ती का मुजाहरा नहीं किया गया। इसी तरह मगरबी बंगाल के रानीगंज और आसनसोल में जब तशद्दुद भड़का तो इंतजामिया और पुलिस की तैयारी पर सवाल उठे। बताया जाता है कि कोयला माफिया ने फसादात को हवा दी, लोगों को हथियार देकर इन्हें भड़काया। अलबत्ता आसनसोल फसाद में अपने नौजवान बेटे को खोने वाले इमाम इमदादुर रशीदी ने फिरका वाराना हम आहंगी की मिसाल पेश करते हुए लोगों से अमन के क़याम की अपील की थी। लेकिन बाप हैं और इस मोहल्ले में 30 साल से इमाम है। हमने उस उतने बड़े मजमे में पैगाम दिया है कि मेरा बेटा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरा शहर पूरा अमन रहना चाहिए। मेरे शहर का हर आदमी महफूज रहे, अच्छा रहे, मिल के रहे, आपस में मिलजुल कर रहे। हमने इसी का पैगाम दिया कि अगर तुम लोगों को हमसे मोहब्बत है तो तुमको ऐसा काम करना है कि किसी को तो नुकसान नहीं पहुंचे। मेरा बेटा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन तो हमारी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। बिहार और मगरबी बंगाल में फसाद मामले पर दलित लीडर मायावती ने मोदी हुकूमत पर दोहरा मेयार अपनाने का इल्जाम लगाया, तो वहीं इतवार के रोज बीजेपी के वफ्द ने हुक्म इम्तनाई के बावजूद आसनसोल का दौरा किया। इसके अलावा दोनों मकामात पर जमीनी सतह पर काम करने वाले समाजी कारकुनों और सहाफियों का मानना है कि ये फसादात यूं ही नहीं हुए थे, बल्कि इसे सियासी मकासद के तहत भड़काया गया था। अब तरक्की की बातें और बेहतरीन हुक्मरानी या शोषण का जिक्र बंद हो गया है और इसकी जगह वोट के हुसूल के लिए पोलराइजेशन की कोशिशों की बातें की जाने लगी हैं। ऐसे में लाख टके का सवाल यह है कि मजहब और जात पात की बुनियाद पर मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश आखिर
कौन कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो मजहब के नाम पर आखिर मुल्क का माहौल बार बार खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? ये इस वक्त देश के तमाम लोगों के जहन में ये सवाल कौन रहा है? इसी का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ मोहम्मद अली खान साहब मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। थोड़ी देर में गुलरेज शेख साहब आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। इंदौर से वो आज हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वायलेंस देखा गया है भारत बंद के दौरान, और मध्य प्रदेश ही वो जगह है जहां पर 8 लोगों की जान गई है। सबसे ज्यादा जानें भारत बंद में वायलेंस के दौरान मध्य प्रदेश में ही गई हैं। इसलिए आज हमने मध्य प्रदेश बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गुलरेज शेख साहब को इस बहस में शामिल किया। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर वो नजर आएंगे। हमारे साथ मौलाना असद खान साहब मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। साथ ही साथ मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब हमारे साथ हैं, जो कि आरजेडी के स्पोक्स पर्सन हैं, राष्ट्रीय जनता दल के। और अनुराग वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और थोड़ी देर में श्रीराज नायर, जो कि विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी मुंबई से हमारे साथ लाइव इस बहस में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद अली खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हालांकि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अगर इस सवाल को सुनते तो ज्यादा सही होता, आपके जवाब को सुनते तो ज्यादा सही होता। चलिए हम उनको बाद में जोड़ेंगे। लेकिन खान साहब, सीधा आरोप अब बीजेपी की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से यह लगाया जा रहा है कि ये जो वायलेंस हुई है, जिस तरह से भारत बंद बुलाया गया और सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, उसके पीछे सीधे सीधे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हाथ है। आरोप यह भी लगाया गया है कि राहुल गांधी ने बाकायदा अपने ट्वीट के जरिए हिंसा को भड़काने की कोशिश की। अब्बास साहब, आप जवाब दें। देखिए अब्बास साहब जी, जवाब ये है, पिछले 4 साल का अनुभव और तजुर्बा हमें एक ही चीज सिखाता है कि जब भी भाजपा की सरकार कोने में फंस जाती है या किसी ऐसी उनके साथ दुर्घटना हो जाती है जो उनकी खुद की बनाई हुई हो, उनकी खुद कमजोरियों की वजह से हो या उनकी नाकामियों की वजह से हो, वो सीधा सहारा लेते हैं विपक्ष का। 4 साल में ये बार बार बोलते हैं विपक्ष हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, राहुल गांधी क्या चीज है, वो तो खाक है। मगर जब ये फंसते हैं तो सीधा सीधा जाके पकड़ते हैं भैया नेहरू परिवार, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी। आज की तारीख पे ऐसी बयानबाजी गैर जिम्मेदार भी है और ये भी दिखाती कितनी कमजोर हमारी सरकार है। अब्बास साहब, ऐसे एलिगेशंस अगर हैं तो मैं आपके चैनल पे इन्हें चुनौती देता हूं, मैं इन्हें चैलेंज करता हूं, एक भी कांग्रेस का इंसान मिले अगर वो वायलेंस या हिंसा को लोगों को उकसा रहा है, क्या वायलेंस कीजिए, हिंसा से काम नहीं चलेगा ना कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता कार्रवाई कराइए आता हुआ नजर आए, तभी आपकी जिम्मेदारी होगी। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, अग्री करता हूं, और इस बात का जवाब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को देना होगा। उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जो इस आंदोलन को लगातार सपोर्ट कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? क्योंकि 12 जाने गई हैं, खून बहा है इस आंदोलन में जी, कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था। देखिए 12 लोगों की जाने गई। और आपने जोधपुर की खबर सुनी होगी, जोधपुर में एक सब इंस्पेक्टर जिसे पीट पीट कर मारा गया था, उसकी भी जान चली गई है। बात जी अब्बास साहब जी देखिए, आप जो बातें उठा रहे हैं वो बिल्कुल जायज है, ये सवाल बिल्कुल जायज है। मगर देखिए, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि जहां पे सरकार गलतियां करे या उसकी प्रशासन चलाने में कोई कमी रहे तो हमें अपनी आवाज जोड़ना अनिवार्य है, लाजमी है। हम लोगों ने अपनी आवाज जोड़ी, किसी को हमने नहीं उकसाया कि वायलेंस का इस्तेमाल कीजिए। आपको याद होगा पिछले साल जब मंदसौर में किसानों के प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस वक्त भी इन्होंने हम पे यह आरोप लगाया था। ये हर प्रोटेस्ट को डीलेजिटिमाइज करने के लिए, कमजोर बनाने के लिए, उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने आपके चैनल के जरिए आज तो सरकार की तरफ से बाकायदा बयान जारी किया गया ना, रविशंकर प्रसाद साहब ने लोगों ये बात कही है कि राहुल गांधी ने हिंसा मत कीजिए, शांति की अपील क्यों नहीं की कि शांति बनाकर रखी जाए। जी अब्बास साहब, ये मैंने उनका बयान सुना आज और मुझे बड़ी हैरानगी हुई। पहली बात तो एक तकनीकी नजरिए से, आप वैसे मुझसे राजनीतिक सवाल पूछे बट मैं एक लीगल पॉइंट उठाना चाहता हूं।
हमारे देश के जो इतने वरिष्ठ वकील रह चुके हैं, जो जो लॉ मंत्री भी रह चुके हैं, वो आके बोल रहे हैं कि हम तो पार्टी नहीं थे। अरे उस जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 32 में और पैराग्राफ नंबर 53 में साफ साफ लिखा है कि एएसजी ने क्या क्या आर्गुमेंट्स पेश किए। अगर आप पार्टी नहीं थे, आपने कैसे सवाल उठाए? दूसरी बात, आज आपने रिव्यू कैसे फाइल की? क्योंकि आप प्रोफॉर्मा पार्टी थे। आप झूठी बातें कर रहे हैं आके जनता के सामने, बस कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। आज ये पूरी की पूरी जो जड़ है, जो ये हुआ है, इसकी जड़ आपकी वो है कि आप शांत रहे 20 तारीख को, जब 20 तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने आपसे जवाब मांगा कि क्या करना चाहिए, किस दिशा में ले जाना चाहिए इसका इंटरप्रिटेशन। आप लोगों ने मदद ही नहीं की उस वक्त जब ये प्रोटेस्ट हुए। 11 दिन हो गए उस जजमेंट को आए हुए, 6 दिन उन्होंने कुछ नहीं किया। गुलरेज शेख, जो कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के स्पोक्सपर्सन है, वो हमारे साथ इस बहस में जुड़ चुके हैं और वो आपकी बातों को सुन भी रहे थे। गुलरेज शेख साहब, मैं चाहूंगा कि आप इसका तो जवाब दें ही, जो सवाल उठा रहे हैं मोहम्मद अली खान साहब, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा सवाल, राजा चौहान नाम का ये जो कैरेक्टर है, ये जो शख्स सामने आया, बार बार टीवी की स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कल से हाथों में पिस्तौल लेकर गोली दागता हुआ 3 लोगों की जान उसने ले ली, ऐसा उसके ऊपर आरोप है। कल से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुई, जबकि उसका फेसबुक अकाउंट लगातार सोशल मीडिया पर चलता रहा। कहा यह जाता रहा कि वो बीजेपी के नेताओं का करीबी है, मध्य प्रदेश के एक मंत्री का करीबी है, और आज जाकर उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद से वो फरार है। यह नाकामी किसकी है गुलरेज शेख साहब कि मध्य प्रदेश इस तरह से जलता रहा और सरकार देखती रही? सबसे ज्यादा लोगों की जान मध्य प्रदेश में गई है, 8 लोगों की। देखिए सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन लोगों को जिनकी जानें गई हैं। सरकार संवेदनशील है और विशेषकर हमारे दलित भाइयों के प्रति। सरकार ने कभी ये नहीं सोचा था कि दलित आंदोलन कभी उग्र हो सकता है या हिंसक हो सकता है, क्योंकि दलितों का ये चरित्र नहीं है। वास्तव में हुआ ये कि दलितों के आंदोलन के बीच में कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के भेड़िए घुस गए तथा उस आंदोलन को हाईजैक करके हिंसा की गई, और इसके प्रमाण है। ये जो भेड़िया गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है, आप ये देखिए कि ये चीजें जो चल रही है केवल मध्य प्रदेश। गुलरेज शेख साहब, किसका कार्यकर्ता है राजा चौहान? बार बार ये आरोप क्यों लग रहा है? जांच चल रही है और जब जांच सर उसके ऊपर सर उस पर सर आरोप लग रहे हैं, परंतु जांच चल रही है, एफआईआर हुई है, और जब जांच पूर्ण हो जाएगी तो उसके विषय में मालूम पड़ जाएगा। परंतु आप दूसरी चीजें देखें कि ये जो एक तरह का चल रहा है, यह केवल मध्य प्रदेश विशेष में नहीं, समूचे भारत में विपक्ष कोशिश कर रहा है कि हमारे जो कम्युनल फैब्रिक है उसको ब्रेक डाउन किया जाए, इस देश में एक जो सिविल वॉर जैसी स्थिति का निर्माण करके उसका पॉलिटिकल डिविडेंड लिए जाए, चाहे वो बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे डाउन साउथ हो, हर जगह इसी प्रकार की चीजें विपक्ष करने का प्रयास कर रहा है। देखिए मेरठ में जो व्यक्ति पकड़ाया गया तो जिसके ऊपर रासुका लगी वायलेंस करने के लिए, उसका नाम क्या है? वो योगेश वर्मा है। योगेश वर्मा कौन है? एक्स एमएलए है बहुजन समाज पार्टी के। कब तक अपोजिशन पार्टीज को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे? अब तो हर जगह, हर स्टेट में, 22 स्टेट्स में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। सर इतना बड़ा दलित एजिटेशन हो जाता है, पूरा देश जो है वो हिंसा की चपेट में आ जाता है, भारत बंद हो जाता है, 7 घंटे तक बंधक बना दिया जाता है इस देश को। आपकी सरकारें हैं, कोई इनपुट नहीं था आपके पास, कोई तैयारी नहीं थी। सर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सर आपका टीवी, आपका बहुत बड़ा चैनल है, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये इसको दलित हिंसा ना कहें। दलित आंदोलन कभी भी हिंसक नहीं हो सकता, ये विपक्ष का आंदोलन था जिन्होंने इसको हिंसा दी। देखिए आप एक बार बताएं, आप अंबेडकर कैरेवन जो ये ट्विटर हैंडल है, ये वातावरण बनाता है सोशल मीडिया पे बीएसपी के लिए, वो किस प्रकार के इन्होंने ट्वीट किए हिंसा फैलाने के। ये लिखते हैं शट डाउन इंडिया ऑन सेकंड, वी विल टेक अवर शेयर इवन इफ वी हैव टू यूज द फोर्स। नहीं, बहुत सारी चीजों का विश्लेषण। ये दलित समाज को अहिंसक समाज माना ही नहीं जाता है, ये प्रमाणित रूप से अहिंसक समाज है। और अहिंसा के बीच में जो भेड़िए आए, उन भेड़ियों की मैं आपको बोल रहा हूं कि जांच होते से ही कुछ ही दिनों में इनका पर्दाफाश करेंगे और इनको सजा मिलेगी, और देश की जनता भी इनको 19 में भी सजा देगी वापस से। और ये लोग क्या है, अनुराग वर्मा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बातों को सुनकर। अनुराग जी, आप विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया, दूसरे पक्ष लग चुके हैं। आप सुनिएगा, ठीक है गुलरेज जी, एक चीज मैं
बहुत ही जोर से कहना चाहता हूं कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि दलित आंदोलन हिंसक कभी नहीं हो सकता, इनका स्वभाव नहीं है, ये आप एक डिफरेंट टाइप, और जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, ये आप एक बात को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको मंडल कमीशन की याद हो, जब मंडल कमीशन की सन 90 की बात है, तो वो आंदोलन भी बहुत हिंसक थे। तो कृपया करके ये मत बोलें कि ये एकदम नई चीज आई है। जहां ये रिजर्वेशन का मामला होता है, जहां पे ये नहीं सर, उस पे दलितों ने क्या हिंसा करी थी, वहां आप मुझे बताएं ना। बहुत नहीं, ज्यादा मंडल कमीशन, आप मंडल आयोग के समय की जो बात कर रहे हैं, उस पे दलितों ने क्या हिंसा करी थी, आप बताएं मुझको। लाइन बीजेपी को सूट करती है। अगर एक लाइन में कहा गया ये पॉलिटिकल लाइन बीजेपी को सूट कर रही है, ये आप अगर आप इस बात को जो लोग पकड़ा रहे मार्केट हैं करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुजन आप समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक योगेश वर्मा कुछ ही दिन पहले जिनकी पत्नी मेयर बनी मेरठ की, वो गिरफ्तार हो रहे सर। पूर्व विधायक जिसकी पत्नी मेयर है मेरठ की, और आपको वो नहीं दिखाई देता जब राजस्थान के करौली में आपके मौजूदा विधायक का घर फूंक दिया जाता है। 40,000 लोग आपके एमएलए के घर को घेर लेते हैं। जो एक्स एमएलए थे आपकी पार्टी के, उनका भी घर फूंक दिया जाता है, वो नहीं दिखाई देता। हमारे एमएलए का घर घेर रहे हैं ना, क्यों है दलितों में इतना गुस्सा? सर आप समझे ना इस बात को कि हम तो रिसीविंग एंड पर हो गए हैं। जो विपक्ष है, विपक्ष हमारे गरीब दलित भाइयों को बहकाकर हम पर अटैक कर रहा है। ठीक है, और वो क्यों कर रहा है? क्योंकि मोदी सरकार जब से स्थापित हुई है, दलितों के लिए जिस प्रकार से हमने उनके उत्थान के लिए कार्य किए हैं, ये चाहते हैं कि दलित हमेशा नीचे रहे। ठीक है खान साहब, आपको इसका रीजन क्या नजर आता है? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल साफ है कि यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 3 वो स्टेट्स थे जो सबसे ज्यादा जले हैं इस वायलेंस में, और तीनों ही जगह बीजेपी की सरकार जी। इसका क्या रीजन? खान साहब जी। नहीं, सुलेमान मोहम्मद खान साहब नहीं, असद खान साहब से सवाल जी। जी अच्छा, मैं एक चीज वो बोलना चाहूंगा। इसका रीजन अब्बास साहब, नहीं अच्छा मोहम्मद अली खान साहब, एक मिनट, असद खान साहब से सवाल था जी। देखिए, अगर हिंदुस्तान में जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, अगर आप इससे पहले के भी जितने भी एजिटेशंस उठा के देखेंगे, उसमें जानबूझकर इस तरह के एलिमेंट्स डाल दिए जाते हैं ताकि वो मूवमेंट फेल हो जाए। जिस मकसद के लिए वो मूवमेंट ड्राइव किया गया था, वो कैंपेन ड्राइव किया गया था, उसको डेविएट कर दिया जाए अपने असल मकसद से हासिल करने की वजह से। और अभी जो हमने कल हालात देखे कि 12 लोग, तो अभी एक ऑफिशियल डेटा आया, अभी इससे ज्यादा लोग मरे हैं, इससे ज्यादा लोग अभी इंजर्ड हैं, जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं और घरों में हैं। इनको किन लोगों ने इस तरह इसको पूरे को देखे तो इसमें एक ही बात आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि सरकार कंप्लीटली विफल हो गई इन जैसे असामाजिक तत्वों को रोकने में। ये एजिटेशन जो था, ये देश की सबसे बड़ी अदालत के खिलाफ था या सरकार के खिलाफ था? पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। देखिए, अगर एजुटेशन देखा जाए तो असल में सरकार के खिलाफ नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, सरकार ने कोई फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई SC/ST एक्ट के अंदर जो ये प्रोविजन है कि अगर कोई फेक आदमी पकड़ा जाता है या उसके ऊपर दावा कर दिया जाए तो उसे फौरन अरेस्ट कर लिया जाता है, उसकी बिना वेरिफिकेशन या इन्वेस्टिगेशन के लिए। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अब इफ ही फाउंड गिल्टी देन ही शुड बी पनिश्ड। द प्रॉपर ये प्रोसीजर बताया, कानून का प्रोसीजर यही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी की बात कही कि इससे बहुत सारे इनोसेंट लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं या फंस जा रहे हैं या उनको सजा मिल जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि हर मुल्जिम को प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का बेनिफिट दिया जाता है कि अगर कोई इंसान के ऊपर कातिल ही क्यों ना हो तो कोर्ट स्टार्ट करती है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस से कि वो मासूम है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST एक्ट के अंदर ये फैसला उन्होंने शायद फैसला पढ़ा भी नहीं, वो हमारी मंशा समझ ही नहीं पा रहे। यानी कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड। समीर भाई, एक आखिरी बात कर दूं। एक मिनट, मैं आता हूं। एक नेमतुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नेमतुल्लाह साहब, मुझे यह बताइए कि बिहार में भी पिछले दिनों जो कुछ हमने देखा, जिस तरह से कम्युनल वायलेंस नजर आई और सेंटर की सरकार के एक मंत्री के बेटे का जो रोल नजर आया, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर इस तरह की चीजें सोसाइटी में डाली जा रही, समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि चुनाव सबको 2019 के सर पर नजर आ रहे हैं, इसलिए ही हो रहा है क्या सब कुछ? देखिए, बिहार में जब से नीतीश कुमार ने पलटी मारा है
और बीजेपी से उनका जब से गठबंधन हुआ है उनका पकड़ ढीला पड़ गया है और बीजेपी हावी होता जा रहा और वो आरएसएस का एजेंडा बिहार में लागू करना चाहता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में उसको उसी के मद्देनजर बिहार में एक रामनवमी के मौके पर एक बड़ा हिंसा भड़काने की कोशिश की गई और वो एक ही नहीं मुख्तलिफ जिलों में बुरी तरह से फैल गया वो ये दंगा। और वो दंगा को उन्होंने आके अपील नहीं किया, शांति के लिए नहीं अपील किया, वो खामोश रहे। पता नहीं कौन सी मजबूरी थी नीतीश जी की। नीतीश जी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे और इस तरह के हालात बिहार में पैदा कर लिए गए। 2 केंद्रीय मंत्री आते हैं, एक के लड़के तरह तरह का बयानात देते हैं और बगैर परमिशन के जुलूस निकालते हैं। एक मंत्री दरभंगा जाते हैं, वहाँ वो जुलूस में उकसाते हैं जिनको कि पुराने तरह के नारा लगाओ और इस तरह से नेता ये दावा कर रहे थे कि एफआईआर को रद्दी की टोकरी में डाल देंगे तो उनको पता चल गया होगा कि एफआईआर का मतलब क्या होता है। देखिए आज ये सारा विपक्ष के प्रेशर पर देखिए अब्बास साहब, ये सारा प्रेशर जब हम लोग असेंबली में डाला, हम लोगों ने असेंबली में दबाव डाला, उसके बाद एफआईआर हुआ, गिरफ्तारी हुआ, लेकिन ये तो स्क्रीन छोड़ दिए थे, किसी तरह कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। पता नहीं किस प्रेशर में थे, लेकिन अपोजिशन कोई कमजोर नहीं है बिहार में। अपोजिशन इन पर दबाव डाला और उसके वजह से ये इस तरह का होगा। और जहां दलित की बात कर रहे हैं, दलित का जो इतना बड़ा भारत बंद और इतना बड़ा जो आंदोलन हुआ है, बीच में पड़ा है। जब उनके हक हकूक पर हमला होगा तो वो सोए नहीं रहेंगे, जाग जाएंगे और वो केंद्र सरकार के खिलाफ है। केंद्र हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ने में अपना पक्ष नहीं रखा, अटॉर्नी जनरल नहीं हाजिर हुए, सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, किसी जूनियर वकील को भेज दिया गया और वो पक्ष अपना नहीं रखा, जिसके वजह से इस तरह का ऑर्डर पास हुआ। और बाद लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर हैं रिव्यू पिटीशन तो खुलकर ये बात कहिए, इतना दम दिखाइए। कोई स्टे नहीं मिला। सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा और आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं या सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि सरकार ने तो रिव्यू पिटीशन दायर की है। एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं कि देश का माहौल बार बार खराब करने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है। तो जात पात और मजहब के नाम पर मुल्क का माहौल बार बार खराब क्यों किया जा रहा है, कौन कर रहा है, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं। मोहम्मद अली खान साहब, क्या आपकी पार्टी ये क्लियर कर सकती है, क्योंकि आप एक अच्छे वकील भी हैं, इसलिए मैं ये सवाल और जोर देकर आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपकी पार्टी आज ये साफ कर सकती है कि वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है या फिर सरकार के रुख के खिलाफ है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने शायद हमारा फैसला पढ़ा तक नहीं है, हम सिर्फ बेगुनाह लोगों को लेकर वरिड हैं, उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता जो बेगुनाह हैं, हम एक्ट के खिलाफ नहीं हैं और सरकार को रिव्यू पिटीशन दायर करनी पड़ती है जबरदस्त दबाव के आगे झुकते हुए। तो आप सरकार के फैसले के खिलाफ हैं या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ? जी अब्बास साहब, जी अब्बास साहब, अब्बास साहब देखिए, कांग्रेस की एक परंपरा रही है, हम जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसका आदर और सम्मान करते हैं, मगर आदर और सम्मान करने का यह मतलब नहीं है कि कभी अगर हमारी राय में कोई फर्क हो, हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस डिस्पाइट देयर बेस्ट इंटेंशंस कभी कभी हम मानते हैं कि हम सुझाव दे सकते हैं। देखिए, हमारा मानना यह है कि सरकार की गलती है इसमें। क्यों सरकार की गलती है? जैसे आपके कई पैनलिस्ट्स ने आपको ध्यान दिलाया इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे वो तवज्जो, वो दर्जा नहीं दिया कि एक सीनियर अफसर को भेजा आर्ग्यू करने के लिए। जो एएसजी गए, हालांकि वो भी बड़े बड़े वरिष्ठ वकील है, मनिंदर जी,
उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किए वो इस मुद्दे पे थे ही नहीं। अब आप जजमेंट देखिए, 90 पेज का जजमेंट है, करीब 89 पेजेस का। उसके आखिर 2 पेजेस पे इसकी समरी है। उसमें एक लाइन है जिसपे हम लोगों को थोड़ी कंसर्न है। वो ये है कि जहां उन्होंने कहा है, जहां पे अगर किसी अफसर के खिलाफ आरोप लगेगा SC/ST एक्ट में, तो आपको उनके सीनियर अफसर की इजाजत लेना पड़ेगी प्रोसिक्यूट करने के लिए। हम कह रहे हैं कि सरकार को कहना चाहिए था, ये सरकार की जिम्मेदारी थी, उनका दायित्व था, उन्हें कहना चाहिए था नहीं जनाब, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में ये बाधा नहीं डाल सकते आप, क्योंकि सरकार ने वहां पे बोल दिया जी एज एन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, क्योंकि क्रियान्वयन उन्हीं के हाथ में होता है, उन्होंने बोल दिया जी कोई बात नहीं, हमें मंजूर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया वो सरकार के प्रस्ताव को नजर में रखते हुए, चाहे कितना झूठ बोलने आज ये समीर अब्बास भाई, कितना झूठ बोलने, ये बात तो साफ है, जजमेंट में लिखा हुआ है, मैंने बिल्कुल शुरुआत में बोला कि इनकी जो प्रस्ताव थे पूरे रोका जा सके, अब बेगुनाह लोगों को जेल के अंदर ठूसने से बचाया जा सके, मंशा तो यही है ना। देखिए सर, मोहम्मद अली खान साहब से मैं ये कहना चाहूंगा, अब्बास साहब सच्ची बात ये है कि इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसका मिसयूज नहीं होता, कोई ऐसा कानून नहीं है जिसका मिसयूज नहीं होता, मगर इसका ये मतलब नहीं होता कि हम कानून को कमजोर बनाएं। केंद्र सरकार नहीं, अब्बास साहब मैं बस अपना बिंदु खत्म कर लूं, बस ये अपना बिंदु खत्म कर लूं। हाँ, अरे मेरे भाजपा के भाई, मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, आप लोग एक तरफ बोलते हैं हम किसान विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है, मगर कभी कभी आप ऐसे कदम उठाते हैं जिससे कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि आप लोग किसके लिए काम कर रहे हैं। आज जो ये लोग सड़कों पे उतर के आए हैं, आप एक बहुत बड़ा डिससर्विस कर रहे हैं, आप इनकी एक तरीके से बेअदबी कर रहे हैं जो ये मुद्दे उठा रहे हैं उनकी, जब आप ये कह रहे हैं नहीं जी ये सब राजनीतिक है। अरे जनाब, हर राज्य में राजनीतिक, जिन राज्यों में आप पावर में हैं वहां पे आप, जैसे समीर अब्बास साहब आपसे बार बार एक सवाल पूछ रहे थे, एक इंसान गोली चला रहा है, उसकी पार्टी जो है वो अपने आप को गर्व से कहता है कि वो भाजपा का सदस्य है, और आप उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह आप यहाँ पे कह रहे कांग्रेस की गलती है। भाजपा की सरकार है, आप जितना कांग्रेस का नाम लेते हैं ऐसे डिबेटों पे आके, मेरे भाई मैं आपको इस बात का आश्वासन दे रहा हूँ, आप जितना कांग्रेस का नाम लेते हैं कांग्रेस की और मजबूत होती है, क्योंकि जनता की नजरों में यह बात साबित हो जाती है कि आप लोगों से सरकार नहीं चलती और कांग्रेस को वापस लाना है। देना चाहिए कि सरकार ने इस केस की कमजोर पैरवी की है जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। सर सबसे पहले तो एक बात याद होना चाहिए कि जो कांग्रेस एक दुष्प्रचार कर रही है, इस जो पूरा केस था इस पे पार्टी केंद्र सरकार नहीं थी, अपितु महाराष्ट्र सरकार थी। वो केंद्र सरकार ने जो रिव्यू पिटीशन डाली है उसमें अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया। पार्टी का भी ये पक्ष है कि हम कभी नहीं चाहते कि इस एक्ट को डाइल्यूट किया जाए, हम तो ये चाहते हैं इस एक्ट को वैसा का वैसा ही रखा जाए और साथ ही इसका कठोरता से इंप्लीमेंटेशन हो। आप एक बात और देखिए कि जहां जहां वायलेंस हुई, किन प्रांतों में हुई है, राजस्थान में हुई, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, ये सभी प्रांत भारतीय जनता पार्टी के प्रांत हैं। इसके इतर कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे प्रांतों में वायलेंस नहीं हुई। ये सीधा सिद्ध करता है कि एक सुनियोजित कार्यक्रम था विपक्ष का भाजपा की सरकारों के विरुद्ध कार्य करने का। सर हमारी सरकारों को देखिए, हमारी सरकारें बेसिकली दलित भाइयों के प्रति संवेदनशील सरकारें हैं और हम कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दलित कभी भी हिंसक होता है। हिंसा तो उन भेड़ियों ने करी है जो दलितों के बीच में घुस गए। तोड़ो फोड़ो, मार पिटाई करो लोगों की, इसलिए आपने छूट दे दी। एक शेख साहब, मैं एक बात छोटी सी आपको याद दिलाना चाहूंगा। हमने छूट नहीं दी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जैसे ही जांच होगी, शेख साहब जब वेस्टर्न यूपी में दंगे हो रहे थे तो आप लोग बहुत चिल्ला के ये बात बोल रहे थे कि अगर सरकार के पास पुलिस और प्रशासन है और वो नहीं रोक पा रहा है तो रोकने की इसकी मंशा नहीं है। किसी पे लिखा होगा बहुजन समाज पार्टी, किसी पे लिखा होगा आरजेडी। अच्छा, अब अनुराग जी आप अपनी बात जी। शेख साहब मैं एक ठीक है, शेख साहब आप सुन लीजिए ना, बनाने के फेवर में नहीं है। हाँ शेख साहब, एक मैं आप ही की बात को दोहराना चाहूंगा, आप ही बीजेपी की बात को दोहराना चाहूंगा। जब वेस्टर्न यूपी में दंगे हो रहे थे, सपा की सरकार थी, तो सारे बीजेपी के नेता ये बोल रहे थे कि
प्रशासन इनके पास है, पुलिस इनके पास है, ये दंगे क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्योंकि इनकी मंशा नहीं है। नहीं तो अगर पुलिस और प्रशासन जिसके पास है वो दंगा रोकने में सक्षम है। ये आप लोगों का ही कहना था। जब पुलिस प्रशासन पूरा इंटेलिजेंस आपके साथ है, क्या आपको नहीं पता था कि कितने लोग सड़कों पे आएंगे, कितने लोग बाहर निकलेंगे? क्या आपकी इंटेलिजेंस फेल्योर था, या आपके पास पुलिस प्रशासन की कमी थी? किसकी कमी थी? या मंशा की कमी थी? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर थी। एक छोटा सा जवाब गुलरेज साहब, फिर उसके बाद मैं असद खान साहब के पास जाता हूं। देखिए, नहीं मैं आपको उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था, क्या आपको उसकी सिमिली अभी जो हुआ उससे कर सकते हैं? वह एक वाइड स्प्रेड दंगा था जो कई दिनों तक चला, लोग शरणार्थी शिविरों में रहे, और आप आजकल में जो हुआ उसके ऊपर क्या आप सिमिली मिला रहे हैं उसकी? मतलब मैंने वो नहीं, मैंने सिर्फ बयान का मेल किया है कि अगर पुलिस और प्रशासन साथ में है, आपके पास है सरकार, अगर सरकार रोकना नहीं, बयान का मेल कैसे होगा सर? बयान का मेल, ये तो मेल बयान है आपके। बात कर रहा हूं, एक तरफ से वाइड स्प्रेड राइट्स हो रहे हैं, उसके बाद मुलायम सिंह जी अपना जश्न मना रहे हैं, लोग शिविरों में रह रहे हैं, और आप इसको इन झड़पों से बात कर रहे हैं। नहीं सर, ये झड़पें थी, मैं मानता हूं, आप गलत डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, परंतु क्यों हुई है? हमारी संवेदनशीलता थी कि हमने ब्रूटल फोर्स का उपयोग नहीं किया, क्योंकि हम यदि ब्रूटल फोर्स का उपयोग करते तो जो हमारे निहत्थे निर्दोष दलित भाई थे उनको गोली लगती, हम वो नहीं कर सकते। अरे निहत्थों को गोली मारने के लिए कौन कह रहा है भाई गुलरेज साहब? यहाँ पर नहीं करेंगे। अनुराग जी ने क्या कहा, ये कि जो निहत्थे पीसफुल प्रोटेस्ट करे थे उनको गोली मार दी जाए। जब ये बात फोर्स का उपयोग होता है जिस प्रकार के लिए कांग्रेस गलत डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश ना करें। कांग्रेस बात उनकी हो रही है कि जो लोग गोलियां दाग रहे थे, उसमें जो लोग गोलियां दाग रहे थे, जिनके ऊपर ये आरोप लगता रहा कि वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन में देरी क्यों हुई? कांग्रेस, बहुजन समाजवादी, आरजेडी के भेड़िए घुस गए थे, हमने वायलेंस नहीं होने दी, परंतु एक एक भेड़िए को चुनकर इंसाफ किया जाएगा। मैं नेशनल टेलीविजन पर बोल रहा हूं। ठीक है। श्रीराज नायर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। श्रीराज नायर साहब, देर से थोड़ा आप जुड़े हमारे साथ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, एक बड़ा सवाल आज की डिबेट में ये उठ रहा है कि देश का माहौल बार बार खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? रामनवमी से ये सिलसिला शुरू हुआ है, बिहार और बंगाल में हमने हिंसा देखी, उसके बाद अब दलितों के एजिटेशन के नाम पर भारत बंद में जो हिंसा हुई, अब वो सिलसिला हम लगातार देख रहे हैं, 12 लोगों की जान जा चुकी है। और खास तौर पर रामनवमी में विश्व हिंदू परिषद का बड़ा रोल रहा, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने फिर एक बार बड़ी बड़ी यात्राएं निकाली, बाइक यात्राएं निकली, और औरंगाबाद का मैं जिक्र करूंगा, वहां पर लोग ये कह रहे थे कि भाई रामनवमी का जुलूस निकलता था तो पहले 2 से 3 हजार लोग इकट्ठे होते थे, इस बार 10,000 लोग जुटे, हाथों में हथियार लिया गया और लोगों को भड़काने की कोशिश की गई, कुछ खास रास्तों से यात्रा निकालने की कोशिश की गई। इसके पीछे आप लोगों का क्या मकसद है? क्या 2019 की तैयारी कर रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, 2019 की तैयारी तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम इत्यादि कर रहे हैं। और किस तरह से कर रहे हैं ये दिख रहा है। विश्व हिंदू परिषद अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से हिदायत देता है कि किसी भी प्रकार का हिंसा न करें। जैसे आप बता रहे 3,000 से लेकर 10,000 तक की भीड़ इकट्ठा हो रही है, पहले 3,000 होती थी, अब 10,000 होती है, आने वाले समय में शायद 20,000 होगी। हिंदुत्व के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है, युवा स्वयं होकर के आ रहा है। इससे हम कोई किसी कार्यकर्ताओं को हिंसा या लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने के लिए कभी नहीं कहते। दूसरा, ये एक चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक जमहूरी तौर पर चुनी हुई सरकार है और लोकप्रिय सरकार है। आप जिस तरह से देख रहे हैं पूरे विश्व भर में नरेंद्र मोदी सरकार किस तरह से नाम कमा रही है। सऊदी सरकार ने भी उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। गल्फ कंट्रीज, यूरोप, अमेरिका, जिस तरह से देश का नाम, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तो वायलेंस हो रही है ना पूरे देश भर में, भारत बंद के नाम पर। आपकी जहां पर सरकारें हैं वहां पर इतनी हिंसा हो गई, 12 लोगों की जान चली गई। विश्व हिंदू परिषद नहीं कर रही। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 8 लोगों की जान गई। पुराने अवार्ड गिरा रहे करना चाहते हैं, भाजपा की जो सरकार है उसको बदनाम करने के लिए देश के अंदर के गद्दार वायलेंस कर रहे हैं। दलित बांधवों को हमसे अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। भोले भाले दलित समाज का 70 साल तक कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों ने शोषण किया। आज तक अरे भाई, तो यही सवाल है ना, दलितों को आप अपने साथ क्यों नहीं ला पाए?
केवल और केवल वोट बैंक की तरह उनको आज दलित जो है वो ये सोचने पर क्यों मजबूर हैं कि आरएसएस की सोच हमारे खिलाफ है। बेचारे दलित भाई दलित विरोधी सोच है। तो थे, इतनी उम्मीदों से इनके लिए वोट दिया था, इतनी भारी मात्रा में दुष्प्रचार है। दलित नहीं सोचता, ये मायावती सोचती है, उनको कांग्रेस पार्टी सोचती है, उनको दलित कभी नहीं सोचता। दलित तो हमारे गले लगता है। वो दलित जब हमारी शाखाओं में आता है तो वो देखता है कि किसको बोलते हैं संघ, और संघ का कार्य करना कैसा होता है, और वासुदेव कुटुंबकम का हम पालन किस प्रकार से करते हैं। किसी भी प्रकार के जातिवाद में ठीक है, हम किसी भी प्रकार के ठीक है, फिर ये भरोसा क्यों नहीं पैदा हो पा रहा है असद खान साहब? देखिए, मैं तो यहाँ पहले 3 बातें अपनी रखना चाहूंगा। अब सुन लीजिए, अब सबसे पहले अनुराग जी ने जो बात कही कि अगर सरकार किसी भी हिंसा को रोकने के लिए चाहे तो पूरी तरह सक्षम है, पूरी तरह कादिर है। कोई भी सरकार की एजेंसीज के खिलाफ नहीं जा सकता और एक बस और एक गाड़ी को आग नहीं लगा सकता। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास बाबा राम रहीम की है कि जब सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाई तो एक भी प्रोटेस्टर रोड पर नजर नहीं आया और पूरा रोड क्लियर मिला। इसी तरह अगर इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए अगर सरकार ने पूरी कोशिश की होती तो ये इस तरह की 12 मासूम लोगों की जानें नहीं गई होती। सच में मेरी संवेदनाएं उनकी फैमिली के साथ हैं जो लोग इसमें मारे गए हैं। मेरी दुआ है कि उनके सब्र जमील मिले उन लोगों को जिन लोगों के घर के लोग मारे गए। जब कोई मरता है तब उसको एहसास होता है। अब आइए दूसरी बात पे, जिसपे आपका जो आज हैशटैग चल रहा है कि मुल्क का माहौल कौन खराब कर रहा है मजहब के नाम पर। मजहब के नाम पर वो लोग खराब कर रहे हैं जिनको मजहब के नाम पर इस मुल्क में वोट चाहिए, जिन लोगों ने आज तक समाज को इस बुनियाद पे बांटा कि हम मुसलमान हैं और मैं मुसलमान हूं तो मुझे इसी नाम पर वोट देना चाहिए। मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। मैं इसी तरह दूसरे लोग जो ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं तो सिर्फ हिंदू लोगों को इस पार्टी में होना चाहिए और सिर्फ उन्हीं का वोट देना चाहिए जो लोग हिंदुस्तान में। और एक चीज मैं आपको नहीं, सरकार और बीजेपी की तरफ से तो ये साबित करने की कोशिश की जा रही है ना कि ये दरअसल ऑपोजिशन का फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रहा है। ये नहीं कहती इसका अभी देखिए, अभी अनुराग जी ने कितनी बेहतरीन बात करी। जब मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए, जब मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए तो ये लोग ओपोजिशन में बैठे हुए थे तो इन्होंने क्या कहा कि सरकार विफल हो गई दंगों को रोकने के लिए। तो आज यही बात अपने ऊपर भी अप्लाई करें ना, फिर ये लोग इनके ऊपर भी तो एप्लीकेबल होती है ये चीज कि जो लोग सत्ता में हैं अगर उनके रहते हुए हिंसा होती है तो वही लोग इसके जिम्मेदार होंगे, ओपोजिशन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। ओपोजिशन तो चाहे उसके अंदर असामाजिक तत्व को डाले या ना डाले वो एक अलग चीज है। ओपोजिशन का कोई दायित्व ही नहीं बनता, किसी तरह से मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि ओपोजिशन इसके ऊपर जो लोग हुकूमत कर रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जमात ने इस आंदोलन को भड़काने सुलगाने की कोशिश की है जिसकी वजह से ये हालात हुए? क्या ऐसा है? देखिए, अब तक सारे मूवमेंट्स को पॉलिटिकली हाईजैक कर लिया जाता है, पॉलिटिकल लोग हाईजैक कर लेते हैं, इससे कोई इनकार। लेकिन उस पॉलिटिकल हाईजैक होना एक अलग चीज है और उस प्रोटेस्ट का उस एजिटेशन का उपद्रव होना यानी हिंसक होना एक अलग चीज है। दोनों में फर्क है। और एक आखिरी बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो चाहे दलित हो चाहे हिंदू मुस्लिम वर्सेस हो, ये लड़ाई मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की है। चाहे आज मुसलमान, चूंकि आज जो भी दंगे हुए बड़ा अफसोस हुआ मुझे देख के, बिहार बंगाल, और इसमें बहुत तकलीफ हो रही है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। समीर भाई, मैं ये बात यहाँ कहना चाहूंगा कि सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी मुसलमान है। अगर इनकी जगह भी कोई और भी होता, कोई और माइनॉरिटी होती तो उनके साथ भी यही किया गया होता। ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का इशू है। इसको समझने की जरूरत है। नहीं तो गंगा जमनी तहजीब तो हमारे यहाँ बहुत पुरानी है भाई। हमारे घर में, मेरे घर में कितने हिंदू भाई आके खा के जाते हैं, उन्हें कभी एहसास नहीं कि वो दूसरे धर्म के हैं। मैं कितनों के यहाँ जाके खा के आता हूँ, नहीं पता ये है। लेकिन ये लड़ाई असमें बनाई जा रही है मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की। अब चाहे उसमें मुस्लिम आ गए, कल को अगर कोई और माइनॉरिटी की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई तो उनके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। मुझे मालूम है आपको कहीं जाना भी है। जी सर, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका। लेकिन तमाम बाकी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नेमतुल्लाह साहब, मुझे यह बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को एक उम्मीद नजर आ रही है इसलिए इस तरह के एजिटेशन को हवा दी जा रही है, कहीं ना कहीं और सुलगाने की कोशिश की जा रही है, जो चिंगारी है उसे आग बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2019 में आप लोग फायदा उठाना चाहते हैं सरकार के खिलाफ इस आवाज को और ज्यादा भड़काकर? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हम लोग का पेशा नहीं रहा है कि इसमें हवा दें और भड़काएं। देखिए समीर भाई, पहली बात यह है कि जो अभी है केंद्र सरकार, मरकजी सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, उसमें अभी जिस तरह से वो
लफाजी किया, जो प्रोमिस किया, जो वादा किया जनता से, वो वादा वो सरजमीन पर देखने को नहीं मिलता है। इसलिए वो अब कोई चारा नहीं है इस वोट को पोलराइज करने के लिए। हिंदू, मुसलमान, दलित, ये कार्ड सरकार खेल रही है, हम लोग नहीं खेल रहे हैं। हम लोग का तो वादा है। लालू प्रसाद यादव जब दंगा होता था तो लालू यादव लाठी लेके निकल जाता था और दंगाइयों को भगाने का काम करता था। सजाएं मिल रही है चारे पे, समझा अब्बास भाई? ये इन लोगों का पेशा है जो वोट को पोलराइजेशन करने के लिए इस तरह का खेल खेलते हैं। और वहां जब दंगा होता है, कोई जब मरता है, किसी एक का नुकसान नहीं होता है, वहां दोनों फिरके का नुकसान है और दुकानें जलाई जाती हैं। आज देखिए औरंगाबाद में क्या हाल है, वहां दुकानें जलाई गई, आज लोग बेघर हो गए हैं। आज जो लोग 20 साल 25 साल वहां पूरा डेवलपमेंट रुक जाता है, पीछे हो जाते हैं लोग। और आप देखा गुजरात में एक एमपी को लोगों ने घेर के मारा, एमएलए की बात करते हैं, एमपी को लोगों ने गुजरात में मारा था, उसका एक्स एमपी को। तो ये तो इन लोगों का पेशा रहा है इस तरह का। गांधी के देश में ये गॉडसे के मानने वाले लोग हैं, ये इसी राजनीति पर चलते हैं। और एक यहाँ कलीम आजिज साहब का शेर है, शरीफ शेर है, मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि न दामन पर कोई छींट, न दामन पर कोई छींट, न खंजर पर कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि कारमात करो हो, ये चीज है इन लोगों का। इसलिए इन पर इनका एजेंडा सारा फेल हो गया है। ये कोई काम करना नहीं चाहते हैं। क्या 15 लाख रुपया आया, नौकरी 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली? क्या इस तरह का वादा करके जुमलाबाजी करके सत्ता में पहुंचने वाले लोगों के पास कोई दूसरा एजेंडा है? तैयारी पूरी जोर शोर पर है, ऐसा नजर आता है क्या? क्योंकि राहुल गांधी का भी जो स्टेटमेंट आया वो सरासर पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, वो आरएसएस और बीजेपी के डीएनए पर सवाल उठाते हुए नजर आए। फिर दूसरी तरफ से अमित शाह कहते हैं कि पीएम के डीएनए का मजाक उड़ाने वालों ने ही अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। सारी पॉलिटिकल बयानबाजी इस एजिटेशन को लेकर शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर 2019 की तैयारी शुरू हो गई क्या? देखिए, बिल्कुल, ये तो पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है कि अब एक नए नए कॉम्बिनेशंस हर राजनीतिक दल क्रिएट करना चाहती है कि उनको आने वाले चुनाव में किस तरह से वो इक्वेशन इनको फायदा करेंगे। अब बीजेपी को आप अगर लें तो आप कहां पे राहुल गांधी को एकदम इररिलेवेंट कहते हैं कि उनकी बात से क्या फर्क पड़ता है। आज जब ये वायलेंस हो गई तो आपने कह दिया कि उन्होंने दंगा भड़काया। मतलब एक ट्वीट से मतलब क्या राहुल गांधी इतने इंपॉर्टेंट आदमी हैं? वो आप खुद कह रहे हैं कि आज से 2 दिन पहले तक आप उनके बारे में दूसरे बयान दे रहे थे, आज आपने एकदम से उनको इतना बड़ा नहीं बना दिया। शांति की अपील क्यों नहीं की राहुल गांधी ने? अगर वो शांति की अपील करते तो यानी ये सब रुक सकता था। हाँ, इसका मतलब तो आप यही कहना चाह रहे हो ना कि शांति की अगर अपील करते तो उनका इतनी जो है मास अपील है कि आप वो दंगे रुकवा देते हैं। तो आप अपने आप में खुद कंफ्यूज हो कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। नंबर 2, जो भी दूसरे बीच में नहीं बोलिए ना, आपकी आवाज नहीं जाएगी व्यूअर्स तक। एक सेकंड अनुराग जी, अपनी बात कंप्लीट कर लें, मैं आता हूं आपके पास। दूसरे जो भी दल हैं जो अभी कहीं ना कहीं मोदी के उसे मैजिक कहें या जो भी कहें, आप उससे कहीं ना कहीं हाशिए पे चले, तो उनको भी वापस जो है चुनाव में आने के लिए कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी उनकी अपनी जो चल रही है वो इसलिए चल रही है। और मॉब की कोई मेंटालिटी नहीं होती। जो भी ये कहा गया कि इन्होंने कोई जजमेंट पढ़ा ही नहीं और जो लोग सड़कों पे हैं, वो एक्चुअल बात सही, क्योंकि मॉब की मेंटालिटी कोई नहीं होती। उसे मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होगा कि हम किस चीज से और किससे लड़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा सभी राजनीतिक दल उठा रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए। ये मोहम्मद अली खान साहब, ये जोर आजमाइश भी एक तरह की हम देख रहे हैं क्या? क्योंकि ये पता है आपको कि एसपी बीएसपी के साथ आने के बाद यूपी में बीजेपी के माथे पर बल आ गए 2019 से पहले। तो आप लोग जोर आजमाइश भी दिखा रहे हैं क्या आपकी? देखो, हम भारत बंद के नाम पर कितना बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ कितने लोग हैं, ये हम दिखा सकते हैं। समीर अब्बास साहब, मुझे राजनीति में करीब 9 साल हुए और एक चीज मैंने बहुत जल्दी ही सीख ली थी, कोई मुद्दे, जनता इतनी समझदार है, अवाम इतने समझदार है, कोई आप ऐसे मुद्दे पे उन्हें भड़का नहीं सकते अनलेस
वो मुद्दा उनके दिल में सचमुच जगह रखता हो, उनके लिए अहमियत रखता हो, आज की तारीख पे जो ये प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, ये कोई राजनीतिक दल नहीं उकसा रहा, एक 4 साल से पनप रहा है ये। जब अंबेडकर जी के स्टैचू पे जूतों की माला लगाई जाती है, जब एक बेचारा नौजवान एक नौजवान की हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो घोड़े पे सवारी कर रहा था, वो बस दलित था, बस इस वजह से अगर दलितों को खड़ा होकर उनकी पिटाई लगाई जाती है गुजरात में, तो ये गुस्सा है, ये गुस्सा किसानों में है, अल्पसंख्यकों में है, हमारे दलित भाई बहनों में है, क्योंकि ये सरकार उन्हें अहमियत नहीं देती। मेरे भाजपा के भाई आके यहाँ ऐसी बातें करते हैं। मैं कल एक डिबेट देख रहा था, बड़ा अच्छा सवाल किसी ने उठाया, उसमें उन्होंने पूछा कि एक बात बताइए, भाजपा की जो पार्टी, आप बड़ी मेरिट की बात करते हैं, आप तो काबिल तारीफ पार्टी, आप ये बताइए आज तक कोई आपके दलित प्रेसिडेंट बने? कांग्रेस के बने हैं, हमारे बने हैं दामोदरन संजीवैया जी। आपने आज तक आरएसएस या बीजेपी में कोई दलित प्रेसिडेंट अपनाए? नहीं, क्योंकि आपकी संस्था में परंपरा नहीं है। आप जो आदर और सम्मान की बात कर रहे हैं वो सिर्फ लफ्जों में है, वो ऐसे डिबेट्स के लिए है। जमीनी तौर पे हकीकत तो यही है कि आप लोग ना उनकी इज्जत करते हैं, ना उनके मुद्दों के लिए आपके पास वक्त है। और ये बड़ी एलीट कंसर्न है, ये बड़ा जिस तरीके से उन्होंने बोला ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐसे फैसला कर दिया है, मैं मानता हूँ बड़ी एलीट कंसर्न है। आप कह रहे हैं कि भैया उन लोगों को जो आई थिंक इस बात से सफर करते हैं, आप उनकी बात को नजरअंदाज कर रहे हैं या आपकी पार्टी के अपने सांसद उदित राज हो, ये सब खुलकर एक बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये गुस्सा दरअसल इस वजह से भी है क्योंकि बीजेपी के कुछ बयानवीर नेता हैं, बड़बोले नेता हैं, वो इस तरह से बयान दे जाते हैं कि लोगों में नाराजगी हो जाती है और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये आपके अपने लोग कह रहे हैं, एलजेपी के लोग कह रहे हैं। क्या आप मानेंगे कि ऐसा हुआ है? देखिए इस बात ने एक बात, देखिए यदि ये बात है तो एक बात ने तो सिद्ध कर दी, जो आप लोग अभी तक कहते रहते थे, मीडिया वाले भी कहते थे और हमारे विपक्षी भी कहते थे कि इस सरकार में किसी की वाणी नहीं है, परंतु इतनी वाणी है कि हर कोई आके बात कर सकता है, खुल के अपने विचार रख सकता है। और हमारे ही लोग हैं, यदि कुछ सकारात्मक बात, ये कोई बहुत अच्छे विचार नहीं रखे गए हैं दलितों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, उल्टे सीधे बयानात का मैं जिक्र कर रहा हूं। कोई बहुत अच्छे विचार नहीं रखे चुनाव के पहले कि हर कोई अच्छे विचार रख सकता है। सर उधर तो कोई नहीं सर उधर तो कोई था भी नहीं। प्रधानमंत्री जी से जो 18 सांसदों ने भेंट करी उसमें आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, परंतु हमारे यहाँ एक रीति नीति है कि हम सबसे बात करते हैं, सबसे संवाद करते हैं और तब हम कार्य करते हैं। दूसरी चीज, जो आरजेडी के एमएलए साहब बैठे हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं क्योंकि अभी वो गांधी जी को स्मरण कर रहे थे, तो आप बताएं कि बेबी लालू और डैडी लालू, ये लोग तो MY मुस्लिम यादव के फॉर्मूले पे बात करते हैं और आप लोग बात कर रहे हैं गांधी जी की। और कांग्रेस वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि 1947 के बाद आप ये बताएं कि आप बस पूछते रहिए, आप सबसे जवाब नहीं दीजिएगा, जवाब नहीं दीजिएगा। वाद है कि आपकी पार्टी के सांसद खुद ये बात उठा रहे हैं, केसरी के लोग खुद ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ नेताओं की बयानबाजियों से माहौल बिगड़ा है, टॉयलेट में बंद किया, रोक लगनी चाहिए। ये बात कब समझेंगे आप? समय पड़ने पर आप ठीक है। श्रीराज नायर साहब, आखिर में आप बता दीजिए मुझे कि क्या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों की तरफ से जो कारनामे अंजाम दिए गए वो एक बड़ा रीजन साबित हो रहे हैं क्या सरकार के खिलाफ ये जो माहौल बन रहा है? बिल्कुल नहीं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल एक जवाबदार संगठन है, किसी भी प्रकार का गलत काम किया नहीं है। ये बंगाल में जो बात कर रहे हैं, बंगाल में लगातार तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, हिंदुओं को कुचला जा रहा है, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन लगातार बढ़ती जा रही है, लाखों की संख्या में वहां की बांग्लादेशी घुसपैठिया आ रहे हैं, पूरे बंगाल की डेमोग्राफी पूरी चेंज हो रही है। ये सबकी प्रतिक्रिया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता किसी भी प्रकार के दंगे में मुलविस बिल्कुल नहीं है। ये मैं बहुत जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं। चलिए ठीक है, उम्मीद भी हम यही करते हैं कि आप इतनी जिम्मेदारी दिखाएंगे क्योंकि आपका इतना बड़ा संगठन है और अब आपके संगठन से ही जुड़ी हुई पार्टी की सरकार भी है, तो इतनी जिम्मेदारी की उम्मीद करता है देश आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मोहम्मद अली खान साहब, कुलरेज शेख, अनुराग वर्मा, मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीराज नायर आप सबका हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक तमाम खबरों के लिए देखते रहें News 18 उर्दू। शब बखैर।